मैं राशिद। जानते हैं, चीन पर भरोसा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि चीन कभी भरोसे लायक रहा नहीं, कभी भरोसे का काम किया नहीं। चीन एक तरफ तो ये कहता है कि मॉस्को में बैठ करके बात कर लो, चीन कहता है कि मोल्डो में बैठ करके बात कर लो, चीन कहता है कि चुशूल में बैठ करके बात कर लो, लेकिन एक तरफ बात, वहीं दूसरी तरफ घात और प्रतिघात। मॉस्को में अगर बात होती रहे और एलएसी पर चीन बहुत भारी तादाद में पीएलए के जरिए अपनी फौज भेजने लगे, 50,000 एक्स्ट्रा फौज अगर भेजने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर बॉम्बर तैनात करने लगे तो आप क्या कहेंगे? रडार तैनात करने लगे तो आप क्या कहेंगे? फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात करने लगे तो आप क्या कहेंगे? और अगर मिसाइल की तैनाती हो जाए तो आप क्या कहेंगे? लेकिन मॉस्को की सरजमी पर चीन को मिली है दो टूक। पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी चैनल पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को मॉस्को में हुई बैठक में साफ लहजे में कहा, एलएसी पर यथास्थिति में किसी भी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। करीब 2.5 घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 सूत्रों पर सहमति बनी है और साथ ही दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए कि बातचीत जारी रखेंगे और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल, चीन कर क्या रहा है? चीन तो मॉस्को में बात की टेबल तक आने को तैयार हुआ, बातचीत हुई भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच, लेकिन इन सब के बीच एलएसी पर चल क्या रहा है? बहुत बड़ा ये सवाल है। लेकिन हाँ, दो टूक एस जयशंकर ने यह कह दिया है, एलएसी पर यथास्थिति के साथ में किसी भी तरह का बदलाव किया गया तो फिर चीन को माफ नहीं किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है चीन को साफ किया जाएगा? लेकिन अगली बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर है, एलएसी पर चीन ने युद्ध जैसी तैयारी शुरू की। 50,000 सैनिक, मिसाइलें, रॉकेट, फाइटर जेट तैनात किए। चीन ने 50,000 सैनिक एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिप्लॉय की है। रॉकेट फोर्स की भी तैनाती की गई है। पीएलए ने सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। भारत युद्ध जैसे हालात में मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है, यानी चीन ने अगर युद्ध की तैयारी की है तो भारत की तैयारी भी पूरी है। जमीन से लेकर के आसमान तक क्या चंड प्रचंड युद्ध निश्चित है। एलएसी पर क्या जंग होने जा रही है अगले 24 घंटे में? क्या एलएसी पर होगी बड़ी जंग? आपको वॉरजोन में लेकर के चलते हैं हम। इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए। चीन क्या कर रहा है, भारत की तैयारी क्या है? अब आप देखें कि चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिकों की कर दी है तैनाती। कहां पर? एलएसी पर, यानी पूर्वी लद्दाख से जो लगी हुई सीमा है, तुरंत ही फायर करें। इन्फोग्राफिक को फायर किया जाए। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगाई गई है। मिसाइल, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की गई है और इसके अलावा पीएलए लाइट टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भेजने की कोशिश की है। अगला ये बताएं कि पीएलए ने F6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन हाँ, आप ये देखें कि एलएसी की अभी की ताजा तस्वीर क्या है। एलएसी पर असल में चीन कर क्या रहा है और भारत की पोजीशन क्या है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ एलएसी की ताजा तस्वीर बताने पर, तो आप देखें मैं अभी जहां पर वर्चुअली खड़ा हूं, ये पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। जब चीन को ये लगने लगा कि दक्षिणी इलाके में खासतौर से जो चुशूल का इलाका है, एक बार दिखाएं मुझे, चुशूल का इलाका, थाकुंग का इलाका, पॉइंट 5167 का इलाका। सबसे पहले तो मैं आपको जो उत्तरी इलाके में दिखा रहा हूं, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिया। लेकिन दक्षिणी इलाके में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है चुशूल, आपको दिख रहा है थाकुंग, आपको दिख रहा है पॉइंट 5167, आईटीबीपी हिल, बम, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, मागर हिल। और यहाँ की स्थिति सिचुएशन क्या है 40 साल की बात की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है ना, दक्षिणी तरफ आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, भारत ने अपनी पोजीशन कर ली है बहुत मजबूत। भारत फिंगर 4 तक भी बहुत मजबूत है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि यहाँ फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक पूरी तरह से हम एलएसी मानेंगे, तुम्हें भी एलएसी को मानना होगा। और यही एक वजह है कि चीन बहुत ही ज्यादा बौराया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। अगला इन्फोग्राफिक चेंज करें। अगले इन्फोग्राफिक के जरिए आप ये जान पाएंगे कि असल में भारत के जेट फाइटर और भारत के जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं, वो किस तरीके से अलग अलग एयरबेस और अलग अलग जो चीन के मिलिट्री बेस हैं, ये सब भारत की जद में है। भारत के किसकी जद में है? भारत के रफाल के जद में है, जगुआर के जद में है, भारत के मिग विमानों की जद में है, भारत के मिराज की जद में है और भारत के सुखोई 30 MKI की जद में है। कौन कौन से इलाके हैं? एलएसी के पास जहां पर मैं खड़ा हूं, ये चीन का इलाका है। काशगर, होटान एयरबेस एलएसी से सबसे ज्यादा करीब है। गरगंसा है, होपिंग है, पंगत है, लिंजी है और कोंकाजोंग भी है। यानी ये सब वो इलाके हैं जो पूरी तरह से भारत ने अपनी जद में लिए हुए हैं, यानी अपने रडार में लिए हुए हैं कि अगर चीन ने किसी भी तरह की हरकत या हिमाकत की तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन एलएसी पर क्या आर पार किया जाएगा? मुझे
अब ये दिखाएं कि एलएसी पर आर पार की बात हम क्यों कर रहे हैं और क्यों दबाव में है आखिरकार चीन। एलएसी की रियलिटी यह है कि सर्दियों में टिकने की हालत में नहीं है चाइनीज सैनिक, और सर्दियों में पहले ही समझौता चाह रहा है चीन, लेकिन समझौते से पहले चीन क्या कर रहा है कि दबाव बनाने की फिराक में है। रक्षा मंत्री दो टूक संकेत दे चुके हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एकदम खरी खरी सुना दी है कि एलएसी पर अगर आपने यथास्थिति बहाल नहीं की तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एलएसी की रियलिटी यह है, एलएसी पर बार बार अब चीन गलवान से लेकर के पेंगोंग तक, पेंगोंग से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक मुंह की खा रहा है, लेकिन दबाव में है चीन, क्योंकि फजीहत ना कराकर अपने सैनिकों का जो टूटा हुआ मनोबल है, जो गलवान में चीन के सैनिकों का मनोबल भारत की तरफ से तोड़ा गया था, उसे बचाने की फिराक में है। एलएसी की एक रियलिटी यह है कि सर्दियों का इंतजार चीन नहीं कर सकता। अगला चेंज ओवर करें। अगले चेंज ओवर में आपको हम यही दिखा रहे थे, यही मैं बताना चाह रहा था कि एलएसी पर चीन बाज नहीं आ रहा। चीन ने एलएसी के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सैनिक उतार दिए हैं। अगला चेंज ओवर करें। साउथ पेंगोंग में कम स्थायी टेंट और बेस बना दिए गए हैं, यानी दक्षिणी पेंगोंग वाले इलाके में, जहां के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्चुअली दिखा रहा था। पेंगोंग में लगातार सेना की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। अगला चेंज ओवर करें। एलएसी के पास 8 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपैड को कर दिया गया है एक्टिव। काशगर में H-6 बॉम्बर समेत 24 से ज्यादा खतरनाक फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। अब मेरे ख्याल से मेरे गेस्ट पैनल को ओपन कर दिया जाए। गेस्ट पैनल को ओपन कर दें, क्योंकि मेरे साथ जो भी गेस्ट जुड़े हुए हैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हैं और कर्नल टीपी त्यागी हैं मेरे साथ में। कर्नल टीपी त्यागी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकदम दो टूक कह दिया है चीन को कि अगर एलएसी पर यथास्थिति को बरकरार नहीं रखा गया तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। मॉस्को की सरजमी पर विदेश मंत्री ने यह बता दिया है। इससे पहले रक्षा मंत्री बता चुके हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री बता चुके हैं, सीडीएस बता चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बिल्कुल कड़ी बड़ी चेतावनी चीन को दी है। लेकिन बावजूद इसके चीन जिस तरह की डिप्लॉयमेंट एलएसी पर किए जा रहा है, जिस तरह से H-6 बॉम्बर की तैनाती कर रहा है, जिस तरह से मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर रहा है, क्या चीन युद्ध ही चाहता है या गीदड़ भभकी है? देखिए सर, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, इसे बड़ी क्लिष्ट और इसे इन बिटवीन द लाइंस और विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीन और इंडिया के विदेश मंत्रियों के बीच में बात होके ये समझौता निकला है, तो सर मेरा ख्याल है ये गलत है। ये समझौता कराया गया है रशिया से, और रशिया डिप्लोमेटिकली तो ये कहता रहा कि मैं मध्यस्थता नहीं करूंगा, लेकिन ये उनकी मध्यस्थता है, उनकी मजबूरी है। कारण ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान अमेरिका के और करीब हो जाएगा और जो रूस के हित में नहीं होगा। ये तो बात बची कि जो भी ये 5 शर्तें आई हैं, ये 5 शर्तें उनके कहने पे आई हैं। दूसरी बात, अगर हम इन शर्तों को मानते हैं तो इसमें ये शर्त पहले होनी चाहिए थी कि आगे का जो होगा तो होगा, लेकिन एलएसी के मैप के ऊपर दोनों कंट्री साइन करें और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, ताकि ये सिचुएशन आगे दोबारा डेवलप ना हो। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे किया था, लेकिन मैप एक्सचेंज नहीं किए गए। और अब तीसरी बात, जो चीन की ये गीदड़ भभकी इसलिए है कि उसको ये मालूम है कि मोल्डो मिलिट्री गैरिजन का रास्ता अक्साई चीन को जाता है और मोल्डो मिलिट्री गैरिजन के ऊपर हमारा स्वीपिंग डोमिनेंस है। वो 50 की हजार 1 लाख सैनिक वहां पे ले आए, लेकिन वो ओपन है, दे आर सिटिंग डक, वी आर ऑन द डोमिनेटिंग पोजीशन। और सिटिंग डक में चाहे एक की जगह 10 बत्तखें बैठी हो, वो सब भुन जाएंगे। तो ये चीन की सिर्फ गीदड़ भभकी है, सिचुएशन से बचना चाहता है और चीन नहीं चाहता, युद्ध चीन नहीं चाहता, ये बिल्कुल तय है। और उसे मालूम है कि अगर सर्दियां आ गई तो उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हमें एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये कि मैं ठीक है। हम हालांकि अपनी टीवी स्क्रीन पर ये भी दिखा रहे हैं कि चीन से 5 मुद्दों पर किस तरह से बनी है बात, लेकिन आपका ये कहना है कि रशिया के प्रेशर के बाद ये बात बनी है। लेकिन एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से चंड प्रचंड युद्ध के हालात बने हुए हैं। वो ग्राफिक जिसका शुरुआत के टाइम से ही हमें इंतजार था, एलएसी पर जंग निश्चित है क्या, ये बताने के लिए एक बार फिर से वॉरजोन में आपको लेकर के चलता हूं। चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगा दी है। मिसाइल रॉकेट फोर्स 150 फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात किसने किया है? चीन ने। पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी जो चीन की फोर्स है, लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भेजने की कोशिश में है। पीएलए ने H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। क्या अगले 24 घंटे में या फिर युद्ध होने वाला है या नहीं, एक बार फिर से अपने गेस्ट पैनल के पास मुझे जाना बेहद जरूरी है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह,
जिन 5 मुद्दों पर बात बनी है, बल्कि बात हुई है मुझे कहना चाहिए, बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, मतभेद को दूर करते हुए तनाव कम करेंगे, सीमा से जुड़े मामलों में प्रोटोकॉल को मानना चाहिए, बॉर्डर पर शांति बनाई रखी जाएगी और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। क्या वाकई में बात बन गई है जो बात चुशूल में अटकी थी या मोल्डो में अटकी थी? क्या गलवान पैंगोंग के बाद वाकई में बात बनी है? अगर बनी है तो क्या रशिया का इंटरफेरेंस चीन पर दबाव बनाने में कामयाब रहा और यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? ये इसमें खास ध्यान रखना चाहिए, इंटरनेशनली और बायलैटरली दोनों तरीके से ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आप बातचीत का दरवाजा जितनी देर तक खुला रखेंगे उतनी देर तक लड़ाई नहीं हो, एक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हो। सो ये समझदारी भारत और चीन दोनों दिखा रहे हैं, वो मैच्योरिटी, वो जिम्मेदारी दोनों कंट्रीज दिखा रहे हैं कि वो दरवाजा खुला रख रहे हैं और बातें कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत का जो अब पिछले 4 महीने का एक्सपीरियंस, जो नया एक्सपीरियंस चाइना के साथ हुआ है, तो ये है कि बातों के साथ साथ चाइना वो सभी हरकतें कर रहा है जो उसके एडवांटेज में। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। बातों के साथ चाइना और भी इस तरह की हरकतें कर रहा है जो कि चीन पर किसी भी तरह से विश्वास पैदा नहीं होने देते। और यही बताने और दिखाने के लिए एक बार फिर से वॉर जोन में लेकर के मैं चलता हूं। चीन के नए सैन्य ठिकाने कौन से हैं और चीन ने स्ट्रैटेजिक वे में ये सैन्य ठिकाने चीन के अलावा भारत को घेरने के लिहाज से किस तरीके से सारी डिप्लॉयमेंट करके या सारी व्यूह रचना करके रखी हुई है। फिर से एक बार मुझे वॉर जोन में लेकर के चलिए। वॉर जोन ये बताएगा कि किस तरह से 17 कंट्रीज को चीन ने अपने साथ में लेकर के उन्हें अलग अलग तरीके से सबसे पहले तो बेवकूफ बनाया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दी है और वहां के जो अलग अलग ठिकाने हैं उन्हें अपने सैन्य अड्डों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है भारत को घेरने के लिए, इस जगह को घेरने के लिए। कैसे? अब आप देखें, यह है चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, सिशेल्स, तंजानिया, अंगोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन 12 देशों के सहारे पेंटागन की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ऐसी ही नहीं है, पेंटागन की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि चीन ने नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं तजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, अंगोला, सिशेल्स, तंजानिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब अगर स्ट्रैटेजिक वे में आप देखें तो ये एक तरीके की व्यू रचना है। अगर मैं ये हाथ ऐसे घुमा करके आपको दिखाऊंगा तो एक सेमी सर्कल बनेगा और इस सेमी सर्कल के जरिए ये समझ में आ रहा है कि भारत को घेरने के लिए चीन के ये नए सैन्य ठिकाने हैं जो 12 अलग मुल्कों को अपने साथ में लेकर के पाकिस्तान में CPEC में इन्वेस्ट कर दिया, श्रीलंका में हबन तोता की तरफ इन्वेस्ट कर दिया, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट है, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर के केनिया, सिशेल्स, अंगोला, तंजानिया, इन सभी जगह पर क्या कर रहा है चीन कि अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है और इन्वेस्टमेंट के साथ में इनके अलग अलग ठिकाने, इन देशों के अलग अलग ठिकानों को स्ट्रैटेजिक वे में अपने साथ में लिए हुए। अब सवाल बहुत बड़ा है। क्या मेरे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं? ठीक है, जुड़े हुए हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल यह है मेरा कि अगर 12 देशों के साथ में इस तरह की रणनीति बना रहा है चीन, तो फिर मॉस्को में बात बनने को लेकर के हम कितने ऑप्टिमिस्टिक रहें? देखिए, चीन जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये मूव चल रहा है। एक चाइनीज ऑथर है सन जू, उन्होंने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में लिखा था The acme of a military general is to win wars without fighting। अब वही तो चीन कर रहा है। अब वुहान वायरस को देख लीजिए आप, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, रशिया से, रूस से दोस्ती करके, जो हमारे मित्र थे एक्चुअली, उनसे दोस्ती करके ये फेक प्रोपेगेंडा रच रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रख रहा है। 23 मार्च को रशिया ने रिपोर्ट करा कि 4 बिलियन पॉपुलेशन रशिया की, जो कि एक बॉर्डर पे है 2 पैंडेमिक कॉन्टिनेंट्स के, एशिया और यूरोप के। 4 मिलियन पॉपुलेशन के बावजूद वहां पे केवल 380 केसेस थे कोविड-19 के 23 मार्च को। क्या आप यकीन मान सकते हैं? ये बात नहीं मान सकते। बाद में 1 हफ्ते के बाद रशिया के जो मेयर हैं मिस्टर सर्जी, उन्होंने बतलाया कि जो इनिशियल रिपोर्टिंग थी वो गलत हुई थी। 30 मार्च को रूसिया अल यौम, एक अरबिक वर्जन है रशियन टाइम्स का,
जिन्होंने बताया कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को सेंटर करने की कोशिश कर रही है। उसमें एक ओपिनियन पीस था नेटो के बारे में भी, और ये भी कहा गया था उसमें कि अमेरिका ऑयल फील्ड जो गल्फ की हैं उनको भी अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत बात थी। बाद में पूरी बातें गलत साबित हुई। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ऑस्ट्रेलिया में 2.5 महीने पहले उनके सर्वर्स पे अटैक हुआ था। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मॉरिसन, उनके बहुत उनका बड़प्पन है, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते थे किस देश ने करा है। उन्होंने कहा था अपने पासवर्ड्स को आप सुरक्षित रखिए। साइबर वॉरफेयर, वेब वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इसके अलावा इनविजिबल। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह आप भी देखें, कर्नल शैलेंद्र सिंह और कर्नल टीपी त्यागी, आप तीनों ही लोग देखें कि अगली ब्रेकिंग न्यूज क्या है, क्या करता है चीन, और भारत अपने स्टैंड पर कितना क्लियर है। भारत के खिलाफ चीन ने फिर से शुरू कर दी है मोर्चाबंदी। जवानों को जरूरी मदद के लिए UAV यानी अनमैन्ड व्हीकल जो होता है उसका सहारा लिया जा रहा है। तकनीक के जरिए युद्ध लड़ने की तैयारी में है चीन। अब भारत की तैयारियों से बौखला गया है चीन। राफेल के आने के बाद से घबरा गया है ड्रैगन। किस तरह का वीडियो रिलीज किया गया है, एक बार दिखाइए पूरा। ये ऑडियो अप करें, ऑडियो अप करें। 动摇，前方道路受损，车辆无法通行，请直撤。 लेकिन जानते हैं LAC पर तनाव के बीच PLA लगातार दुस्साहस दिखा रहा है। भारत को युद्ध लड़ने या फिर पीछे हटने की धमकी दी जा रही है। और तिब्बत मिलिट्री कमांड ने किस तरह का युद्धाभ्यास किया है, यह भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। PLA ने वीडियो जारी करके जाहिर किया है इरादे। ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को दी गई है गीदड़ भभकी। अगला वीडियो दिखाएं, तुरंत ही अगला वीडियो दिखाया जाए, क्योंकि अब PLA की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। वीडियो दिखाइए, ऑडियो आप कीजिए। कर्नल टीपी त्यागी, हमने ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा भी दिखाया, PLA का एजेंडा भी दिखाया, और जिस तरीके से PLA इस तरह का वीडियो रिलीज करता है, मुझे सबसे पहले तो ये समझाइए, ये PLA की तरफ से जो वीडियोस रिलीज किए जाते हैं, मैदान में जाकर के ये जो बम गोले बारूद चलाए जाते हैं, इनमें कोई दम होता है क्या, इनमें कोई जान होती है क्या? पिछले 3 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कि चीन दिखा रहा है अपने एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, टैंक्स, हॉविट्जर्स, आर्टिलरी, बॉम्बिंग, रॉकेट लॉन्चर, तरह तरह की चीजें बराबर रोजाना वीडियो में दिखाई जा रही हैं, जो उनका भोंपू है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा। लेकिन जब एक प्रीएम्प्टिव एक्शन हिंदुस्तान ने लिया, केवल एक, अभी तक एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया, और जब हमने ब्लैक टॉप और उन सब के आसपास की जो हिल्स हैं उनके ऊपर कब्जा किया, और डेचिन से लेके ब्लैक टॉप की रिज लाइन के ऊपर जब हमारा डोमिनेंस हो गया, तो स्थिति ये हो गई कि उसका टोटल मोल्डो गैरिजन, स्पेंगोर गैप और तो और नजदीक में अक्साई चीन जाने वाला रास्ता, ये सब हमारे स्वीपिंग डोमिनेंस में आ गए। तब से वो घबराया हुआ है, तब से बार बार उसकी टॉक्स हो रही है। अब अगर इसमें कोई आदमी, ये तो बात हो गई जमीन की। कर्नल टीपी त्यागी, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप रुके हैं। ये तो बात हो गई जमीन की, लेकिन किस तरह से समंदर में भारत ने गला दबाया हुआ है, कह सकते हैं कि बिल्कुल गला इस तरह से दबाया है कि चीन की जान निकल रही है, चीन को सांस नहीं आ रही। ये बताने के लिए समंदर में भी लेकर के चलते हैं, और अपने वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में मैं चलता हूं। वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो ये बताएगा, असल में पूरी तरह से ग्राफिक ओपन कर दिया जाए, पूरी तरह से ओपन कर दें आप। अब इस ग्राफिक में आप क्या देख रहे हैं आप समझिएगा। चीन
दरअसल गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है और भारत क्या करने की फिराक में है और भारत क्या करने में सक्षम है, आप ये भी समझिए। ये पूरी तरह से समंदर की चाहत में चीन किस तरह से फंसा हुआ है, आप देखें क्या है। एक है मलक्का स्ट्रेट, जिसे कहते हैं मलक्का जल डमरू मध्य, जिसके बारे में मैं पिछले कई दिनों से आपको बता चुका हूं कि साल भर में लगभग 70,000 से 1 लाख समुद्री जहाज यहीं से ट्रैवल करते हैं और जिनमें से 80 से 85% जो जहाज होते हैं चीन के होते हैं। और चीन का जितना भी तेल का निर्यात होता है, कच्चे तेल का जितना भी निर्यात होता है, अलग अलग मुल्कों से यहीं इसी मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाता है, जो आपको अभी वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में यहां पर नजर आ रहा है। अब क्या है, मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल रास्ते में आ जाता है कौन? भारत। भारत ऐसी जगह पर आ जाता है कि कहते हैं कि मलक्का स्ट्रेट के गले को अगर दबाने की भारत कोशिश करे तो बहुत आसानी से दबा सकता है, क्योंकि चाहे ओमान की खाड़ी आप ले लें, अरब सागर आप ले लें, अदन की खाड़ी की तरफ ले लें, मालदीव्स की तरफ ले लें, डियागो गार्सिया की तरफ ले लें, बंगाल की खाड़ी या सेंट्रल डेप्थ वाला जो इलाका आता है अंडमान का है, मलक्का स्ट्रेट का उसके बाद फिर इलाका आता है, जहां से भारत ने क्या किया है कि अंडमान सी और हिंद महासागर में भारत की अपनी स्ट्रैटेजी यह है कि अगर चीन ने किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो फिर यहां पर साउथ चाइना सी में आकर के और मलक्का स्ट्रेट में जाकर के भारत घेर लेगा। अब भारत घेरेगा कैसे, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर भारत ने घेर लिया तो पूरे साल चीन को लगेगी कितने की चपट? लगभग 200 अरब डॉलर के आसपास की चपत लग सकती है चीन को। एक एक महीने में आप ये समझें कि अरबों रुपए की चपत जब चीन को लगेगी तो चीन को ये लगने लगा है कि क्यों ना इसके लिए कुछ और भी किया जाए। तो क्या किया चीन ने कि थाईलैंड के पास में चला गया। चीन ने थाईलैंड के साथ में 2004 से ही करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात है, आपको बताता हूं मैं। 2003 में चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, नाम था हू जिनताओ। उन्होंने ये कहा था कि ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये चीन का डायलेमा है, यानी चीन के लिए एक ऐसी कंफ्यूजन है जो आगे भी चीन के लिए परेशानी पैदा करती रहेगी। और यही मलक्का स्ट्रेट के लिए एक वैकल्पिक रास्ता क्यों न निकाला जाए समंदर से। चीन चला गया थाईलैंड के पास, थाईलैंड के बिल्कुल पास में जाकर के ये कहने लगा कि भैया एक काम कर लो, एक नहर बना लेते हैं तुम्हारे रास्ते से, हम अपना बिजनेस धंधा पानी यहीं से कर लेंगे, जो समुद्री रास्ता होगा। लेकिन थाईलैंड को थोड़े दिन के बाद लगने लगा कि नहीं, अगर नहर बना ली तो हो जाएगी गड़बड़। यहीं पर अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना ने कहा नहीं, कोई नहर नहीं बनाने देंगे। थाईलैंड ने कहा इसके अलावा जो तुम्हारी पनडुब्बियां भी हम खरीदने वाले थे, इसे भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब यहीं पर भारत की स्ट्रैटेजी इसलिए कारगर हो गई है क्योंकि भारत ने जितने भी डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, खासतौर से भारत की डिप्लॉयमेंट चीन को घेरने के लिहाज से जो समंदर के अंदर है, वहीं पर चाइना के हलक में आकर के, अंग्रेजी में एक बात कही जाती है ना, बोन ऑफ कंटेंशन, क्या मलक्का स्ट्रेट के जरिए चीन का गला दबाया जा सकता है? मेजर मोहम्मद अली शाह। चीन का गला तो बड़े आसानी से दबाया जा सकता है। वैसे हमारे पास बहुत एडवांटेज भी है, क्योंकि चीन जो इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है, वहां पे जो ऑल्टीट्यूड की वजह से वहां के जो जहाज जब टेक ऑफ करते हैं तो हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल लेके टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हमको एक एडवांटेज वहीं से मिल जाता है। अब देखिए, हल में से जो हेलीकॉप्टर थे उनका 9 सितंबर को परसों का टेस्ट हुआ था हिमालयाज के ऊपर। चीन तो वहीं डर गई। अब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चीन जो है वो फेक मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है, ये सोच के कि उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से लोग डर जाएंगे, लेकिन उनकी गलतफहमी है ये। अब आप देखिए, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने Q10 कंट्रीज, G10 कंट्रीज फॉर्म किए हैं, जो G8 थी पहले, उसमें हिंदुस्तान को भी इंक्लूड करा है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, वहां से कम हम इनके ऊपर डोमिनेशन रखें। इसके अलावा एक कॉल फॉर्म हुई थी 2007 में, अमेरिका ने ये आइडिया थ्रो किया था जो 10 साल तक मरा रहा था। 2017 नवंबर 2017 में ये आइडिया दोबारा रिवैम्प हुआ, जो कि कॉड है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वहां पे जो अमेरिका का जो एंडरसन एयरफोर्स बेस है, वहां पे अमेरिका इनके फाइटर पायलट्स को तैयार करेगी। इसके अलावा सिंगापुर को भी शामिल करने की चर्चा है। तो चाइना का गला बड़े आसानी से दबाया जा सकता है, कोई इसमें घबराने की वाली बात नहीं है हिंदुस्तान को, बल्कि हिंदुस्तान को इसलिए घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये अब लगभग 5 दशक पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। चीन को भी ये समझ में आ गया है, क्योंकि वक्त के साथ भारत बदला, भारत के हालात बदले। आज की तारीख में भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स चीन की सबसे ताकतवर कमांड्स में गिनी जाती हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर कमांड्स में गिनी जाती हैं। और चीन को अगर ये लगे कि वो दोबारा 1962 की तरह एक बार फिर से अपना परचम लहराएगा, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 2020 का इंडिया ताकतवर है, सक्षम है, किसी से भी टक्कर लेने के काबिल है और भारत ने हर मोर्चे पर कर ली है तैयारी।
लद्दाख में टैंक्स, तोप और हवाई जेट तैनात हैं, जबकि समंदर में, जैसा मैंने बताया, मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी ने चीन को घेरने की पूरी कर ली है तैयारी। इस तैयारी में उसका साथ दे रहा है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और ताइवान जैसे मुल्क। कैलाश मानसरोवर पर चीन की नई साजिश। कैलाश के पास बनाई बड़ी मिसाइल साइट। भारत की तैयारियों से चीनी सेना में खौफ। भारत 1962 का भारत नहीं है, ये इंडिया 2.0 है। ये चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने का मादा रखता है। भारत ने चीन को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रखी है और अगर चीन ने भारत के साथ किसी भी तरह की बेअदबी की तो भारत जमीन, हवा और समंदर से चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एलएसी पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच जंग का माहौल बनता जा रहा है। सीमा पर चीन ने बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती कर दी है और सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो चीन ने कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों में एक खुफिया मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ये तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने जारी की हैं। आप साफ देख सकते हैं कि चीन ने मिसाइल लॉन्चिंग के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया है। लद्दाख में बार बार सीमा उल्लंघन के पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने के पहले वो भारत के ऊपर लद्दाख में सामरिक बढ़त ले ले और एलएसी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज कर सके। चीन अगर भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है तो भारतीय सेना भी चीन के सफाई की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख सीमा पर पिनाका मिसाइल, चीन एंटी टैंकों के अलावा मिराज और रफाल जैसे फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा समंदर में चीन को सबक सिखाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की हैं। यहां भारत ने अपनी युद्धपोत की तैनाती कर दी है। इस इलाके में किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने के लिए युद्धपोत पर फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए हैं। चाइना ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा तो इंडियन नेवी जो है इंडियन ओशन रीजन में चाइना के ऊपर हावी हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स क्वांटिटेटिवली चाइना से कमजोर है लेकिन क्वालिटेटिवली चाइना को टक्कर दे सकता है हिमालयाज में। जहाँ तक हमारी आर्मी है 2.25 लाख फौज जो है परमानेंटली डिप्लॉयड है जो एरिया से वाकिफ है। इसके साथ ही भारत ने अपने तीनों कमांड यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस वक्त भारतीय सेना चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। आइए अब आपको सेना के तीनों कमांड्स के दमखम से रूबरू करा दें। सबसे पहले बात नौसेना की। नौसेना के पास कुल जहाजों की संख्या 295 है। एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है, फ्रिगेट्स 13, विध्वंसक पोत 11, कॉर्वेट्स 22, सबमरीन 16, निगरानी जहाज 139 और माइन वॉरफेयर 1 हैं। अब इंडियन आर्मी की ताकत को समझिए। 12 लाख से ज्यादा सैनिक, 3,565 से अधिक युद्धक टैंक, 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 336 आर्म्ड पर्सनल कैरियर और 9,719 आर्टिलरी गन्स। इंडियन एयरफोर्स के सामने चीन का कद बहुत छोटा है। भारत की ताकत आपने देख ली ना। इसके अलावा हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्यों आखिरकार चीन की भारत के सामने हवा टाइट हो गई है, क्यों चीन आज की तारीख में बिलबिलाने की कोशिश कम करता है, गीदड़ भभकी देने की कोशिश यकीनन करता है, लेकिन चीन को भी ये पता है कि अगर वो महाशक्ति बनने की फिराक में है तो आज की तारीख में भारत एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया है। और एशिया से लेकर के दुनिया तक में अगर कैनवास बड़ा भी कर दिया जाए तो भारत के आगे चीन कहीं पर भी टिकता नहीं है।
चीन की कुछ और ऐसी ही बातें, चीन की दगाबाजियां, चालबाजियां। चीन ने बॉर्डर पर कितनी बार घेराबंदी करके पीठ में खंजर घोंपा है, आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और हां, याद रखिएगा, मॉस्को में अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से साफ कह दिया है कि एलएसी पर अगर किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाए। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है, कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन को भगाने के लिए सरकार की योजना क्या है, मोदी सरकार बताए ना। और क्या चीन विवाद भी एक्ट ऑफ गॉड है? एक्ट ऑफ गॉड आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले ही कोरोना को लेकर के जैसा वित्त मंत्री का बयान आया था, और इसी पर आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या चीन ने जिस तरह से जमीन पर कब्जा कर लिया एक्ट ऑफ गॉड है? क्या गलवान और पेंगोंग में जो हो रहा है एक्ट ऑफ गॉड है? पूर्वी लद्दाख में चीन जिस तरह से एलएसी पर आगे चलता चला आ रहा है, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? बताएं। यानी मोदी सरकार को जवाब देना होगा। हालांकि ये सियासत है, सियासी बयान को लेकर के तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे एक बात समझने की कोशिश जरूर करना चाहूंगा। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर ये कहती हैं कि एनडीए की जो सरकार है 2014 से लेकर के अभी तक चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, चीन अपने सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी पर आगे बढ़ता चला गया, चीन अपनी उसी युद्ध नीति पर आगे बढ़ता चला गया कि दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस। इंच इंच करके कई स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत की चीन ने हथिया ली है, ऐसा विपक्ष का कहना है। सच्चाई कितनी है, कर्नल शैलेंद्र सिंह? चलिए, कर्नल शैलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मेरे ख्याल से मुझे तुरंत ये दिखाना चाहिए कि कैसे चीन की हथेली तक भारत पहुंचा हुआ है, और चीन की हथेली भी भारत के कब्जे में है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था चीन का गला भारत के कब्जे में है, लेकिन आपको हम वॉरजोन में लेकर के चलते हैं। अपने टच पैनल स्टूडियो में आपको हम दिखाएंगे। हमने इससे पहले आपको बताया था मलक्का स्ट्रेट यानी चीन का गला, लेकिन अब आप देखें चीन की हथेली तक भी किस तरह भारत के कब्जे में है। यह है तिब्बत का पूरा इलाका, जिसको कहते हैं कि चीन की हथेली। लद्दाख से भारत ने स्ट्रैटेजी इस तरीके की बनाई हुई है, हालांकि तिब्बत पर आज से नहीं, 1914 से ही, या यूं कहें कि पिछली सदी के शुरुआत से ही चीन कब्जा जमाने की कोशिश में है। चीन के बारे में भारत का भी ये कहना है, खुद तिब्बत ये कहता है, दुनिया के कई मुल्क ये मानते हैं कि चीन की ऑटोनॉमी को लेकर के किसी भी तरीके का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन चीन तिब्बत की स्वायत्तता पर बार बार करता है हमला। दलाई लामा का सपोर्ट जैसे ही भारत ने किया, वैसे ही चीन और भारत के बीच एक तरीके का टसल पिछले लगभग कह सकते हैं कि कई दशकों से है। लद्दाख से तिब्बत पर कंट्रोल, नेपाल पर कंट्रोल करने के लिए, हालांकि नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने एक बारगी तो आगे आने की कोशिश की थी जब लिपुलेख और धारचूला की तरफ नेपाल ने अपना कब्जा जमाते हुए ये कहा कि नहीं, ये नेपाल की जमीन है, क्योंकि नेपाल को ये लगने लगा था कि चीन उसका साथ दे जाएगा। लेकिन वक्त रहते नेपाल के समझ में आ गया कि नहीं, भारत के साथ अगर नजदीकियां रहेंगी, भारत के साथ अगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहेगी, तो नेपाल के विकास के लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब चीन क्या करने लगा, भूटान के ट्राई जंक्शन पर आकर के चीन डोकलाम की तरफ से, नेपाल की तरफ से और इधर तिब्बत की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश में रहा। लेकिन भारत ने पिछले 3 साल में यह कह दिया कि नहीं, हथेली तक भी अगर तुम आओगे हमारे मुकुट की तरफ, तो हम तुम्हारी हथेली को तोड़ देंगे। यानी, और हाँ, लेकिन भारत के खिलाफ क्यों हम ये कहते हैं कि चीन है एक दशानन, चीन है एक रावण, और रावण ने पिछले लगभग 5 दशक में किए हैं कई पाप। अब दशानन के ये पाप क्या हैं, सबसे पहले आप ये देखें। अपने नक्शों में भारतीय इलाके को दिखाने की कोशिश शुरू की, जानते हैं चीन ने कब से, 1958 से। भारतीय इलाकों में ही हमारी सेना पर ऐतराज जता दिया 1954 में, भारतीय इलाके में धोखे से सड़क बना दी 1958 में, और यही एक वजह थी कि 1962 का युद्ध हो गया। चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत के इलाकों पर दावा फिर करना शुरू किया 50 का दशक अंत आते आते, और भारत के साथ धोखे से युद्ध कर दिया। यानी भारत की पीठ पर छुरा घोंपा 1962 में, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय दूतावास के अधिकारी को 1967 में गिरफ्त में ले लिया, लेकिन तब तक नाथुला के पास चीनी सैनिकों ने मोर्टार दागे, लेकिन भारत ने नाथुला पर किसी भी तरह से चीन को कब्जा नहीं करने दिया। 1962 जैसी हरकत दोबारा दोहराने लगा चीन, कब, 1986 में। अरुणाचल के अफसर को वीजा देने से फिर 2007 में इनकार किया। ये चीन के पाप हैं, और पिछले 3 सालों में यानी 2017 से लेकर के 2020 तक डोकलाम, पेंगोंग, गलवान पर चीन सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही करता चलाया। अभी की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तुरंत ही स्क्रीन पर फ्लैश करें और हमें दिखाएं कि किस तरह से अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने कर ली है पूरी तैयारी, और भारत की तैयारी क्या है ये भी आप देखें। लद्दाख में भारत ने भेजी बोफोर्स तोपें, अभी की बहुत बड़ी खबर है ये। चीन को जवाब देने के लिए भारत की बहुत बड़ी तैयारी, लद्दाख में भारत ने भेजी है बोफोर्स तोपें, एलएसी पर बोफोर्स तैनात करने की तैयारी है। चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति है, यानी पहले
T-90 टैंक और उसके बाद फिर बोफोर्स की तैनाती, राफेल का इंडक्शन हो ही चुका है और इसके अलावा मिराज का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जितने भी अत्याधुनिक टैंक हैं इन सभी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लद्दाख में भारत ने भेजी है बोफोर्स तोपें। मेजर मोहम्मद अली शाह, बोफोर्स से चीन को किस हद तक डरने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है, क्योंकि देखिए मैं आर्टिलरी ऑफिसर हूँ। मैं आर्टिलरी में था जो कि बोफोर्स हैंडल करती है। तो इनकी जो रेंज है इतनी तगड़ी है कि मतलब चाइना के तो छक्के छूट जाएंगे। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोपेगेंडा कर रही है, वो डराती है, धमकाती है, वो गुराती है, मगर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब हम लोग खामोशी से ऑपरेट कर रहे हैं। आप हमारी विकास बटालियन देख लीजिए, वहां पे आप हमारे हरकत देख लीजिए, हमारे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की हर पोजीशन में है, चाहे राफेल जेट्स हो, चाहे वहां बोफोर्स की तैनाती हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पे बॉर्डर की फाइट में कौन कितना टाइट है। इससे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह कर्नल शैलेंद्र आप बोल सकते हैं आप, उसके बाद मैं बताता हूं कि बॉर्डर की लड़ाई में आखिरकार कौन कितना टाइट है। कर्नल शैलेंद्र बोलें। कुछ कहते हैं? कर्नल शैलेंद्र सिंह आप बोल सकते हैं अगर मेरी आवाज जा रही हो। जी चलिए, कर्नल शैलेंद्र तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही, मुझे लेकर के चलें। फाइटर की फाइट में बॉर्डर पर कौन कितना टाइट है, अब जल्दी से एक बार हम ये दिखा देते हैं। भारत वर्सेस चीन, आप देखें भारत F-35 खरीदने वाला है और चीन जो है J-20S बनाने की फिराक में है, जो चेंगडू सीरीज के जेट फाइटर हैं। F-35 अमेरिका से भारत खरीदेगा और चीन J-20S कॉपी करके बनाएगा। यानी फाइटर की फाइट में बॉर्डर पर कहीं पर भी चीन, यानी जो चाइना का माल होता है ना, ये कहीं भी टिकता नहीं है। जो F-35 है ये स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन चीनी डिजाइनर का दावा यह है चीन की तरफ से कि नहीं, अमेरिका की बराबरी करना चाहता है चीन, ये कहा जा रहा है। भारत के जो भी अब जितने भी जेट फाइटर्स हैं, या तो 4.5 या फिर 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, क्योंकि अब F-35 की भी बात की जा रही है। अगला चेंज ओवर करें, और हाँ एक मिनट, अगले चेंज ओवर में चूंकि अभी मेजर मोहम्मद अली शाह ये कह रहे थे कि राफेल के आने की वजह से बहुत ही ज्यादा चीन के लिए चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन राफेल की तैनाती कहां पर की जाए? अगर अंबाला एयरबेस पर तैनाती की जाती है तो चीन के लिए कितनी परेशानी वाली बात है, अगर तैनाती की जाती है पश्चिम बंगाल हाशिमारा में तो परेशानी वाली कितनी बात है। दोनों ही की ग्राफिक्स, दोनों ही इन्फोग्राफिक बैक टू बैक चलाएं। हाँ चलाएं तुरंत। अब आप देखें राफेल से आखिरकार क्यों चीन को डरने की जरूरत है, ये बताते हुए हम एक वर्चुअल स्टूडियो में आ गए हैं, और ये वर्चुअल स्टूडियो आपको ये दिखा रहा है कि अगर अंबाला में तैनाती की जाती है तो LAC से लेकर के LOC तक, यानी चीन से लेकर के पाकिस्तान तक पूरी तरह से राफेल की जद में रहेंगे। और अगर इन दोनों ही मुल्कों ने किसी भी तरह की हिमाकत या हरकत करने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान ने करगिल दोहराने की कोशिश की, अगर चीन ने गलवान और पैंगोंग दोहराने की कोशिश की, तो फिर राफेल सीधे तौर पर अटैक करेगा, क्योंकि राफेल LAC और LOC को पूरी तरह से जद में लिए हुए अगर अंबाला एयरबेस पर तैनाती की जाती है, चूंकि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन हो चुका है। अगला चेंज ओवर करें, अगर पश्चिम बंगाल के हाशिमारा की तरफ तैनाती की जाती है तो पूर्वी सेक्टर से लेकर के चीन पूरी तरह से जद में हो जाएगा, और चीन का चाहे वो गरगुंसा हो, चाहे होटान एयरबेस हो, या जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, पूरी तरह से राफेल की जद में रहेंगे। यही मेजर मोहम्मद अली शाह कहना चाहते हैं। लेकिन कर्नल चिपी त्यागी बॉर्डर की लड़ाई में कहते ही हैं कि चीन 2-3 वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, चीन टेक्नोलॉजी वाला वॉरफेयर करता है, चीन सीधा वॉरफेयर करता है, चीन अपने दिमाग से भी चलने की कोशिश करता है। 1962 से लेकर के अभी तक हमने देखा है। चीन की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जवाब किस तरह से दिया जाए? सर, चीन को कम आंकना भी गलत होगा। दरअसल में आज से 5 साल पहले 2015 में चीन ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बना लिया था, और उसमें उसने स्पेस वारफेयर, साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइकोलॉजिकल वारफेयर की अलग अलग कमांड बनाई थी, और साइकोलॉजिकल वारफेयर में प्रोपेगेंडा आता है। ये तो एक बात हुई। अब जब आपने राफेल की बात की, तो राफेल की बाकी चीजें तो मीडिया के ऊपर बताई जा चुकी है। मेन बात यह है कि अपनी हद में, अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर रहते हुए जो इसमें मीटियोर और स्केल मिसाइल है, वो करीब 600 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। इससे डरा हुआ है पाकिस्तान और चाइना। आपने मलक्का स्टेट की बात की, सर मैं 10 सेकंड और लूंगा। मलक्का स्टेट को ये कह देना कि हम गला घोट देंगे, ये गलत है सर।
दरअसल में कोई मलक्का स्टेट से, क्या फिलीपींस का, क्या वियतनाम का, क्या इंडोनेशिया का, क्या मलेशिया का, क्या ब्रुनेई का, उनका भी तो व्यापार होता है और 5 मिनट में एक जहाज गुजरता है। आप अगर एक दिन के लिए बंद कर देंगे तो वो ऐसी लाइन लग जाएगी जैसे हमारे टोल टैक्स सेंटर के ऊपर लगती है। तो पहली बात तो ये कि इसका साल भर बंद करना नामुमकिन है। हाँ, कुछ समय के लिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ही इसे बंद किया जा सकता है। तो ये इफ एंड बट कंडीशन, हालांकि इसके ऊपर कब्जा हमारा है, मान लिया, थाईलैंड के भी हम शुक्रगुजार, लेकिन अंडमान निकोबार में पिछले दिनों ही लगभग 2 महीने पहले ही भारत ने जिस तरह की किलेबंदी की थी उससे ये समझ में आ गया था। आप ये कह रहे हैं कि मलक्का स्ट्रेच को बंद करना और भी ज्यादा खतरनाक या बूमरैंग कर सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अंडमान निकोबार के जरिए मलक्का स्ट्रेट की किलाबंदी शुरू भारत ने कर दी है लगभग 3 महीने पहले और चीन भी ये जानता है। लेकिन इस बीच आ रही है बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है, एलएसी पर तनाव के बीच थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक होगी। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। अभी की बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं बैठक। चूंकि विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद और एलएसी पर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, एलएसी पर चीन जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा है, जिस तरह से बॉम्बर तैनात किए हैं, इसे लेकर के बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे एलएसी पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अगले 48 घंटे में भारत की तरफ से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या भारत चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक टॉप और इसके अलावा जो हेलमेट टॉप लगभग 2 हफ्ते पहले किया गया था, कुछ उसी तरह का बड़ा ऑपरेशन तो नहीं होने वाला है? मेजर मोहम्मद अली शाह, चलिए, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ में नहीं है। एक काम करते हैं, सरहद का संग्राम समझाते हैं। एक बार सरहद का संग्राम समझिए, सरहद का इतिहास समझिए, इतिहास में कितनी बार चीन ने की है धोखेबाजी, इसको भी आप समझें। सरहद का संग्राम सबसे पहले आप समझें। सरहद के संग्राम में 3 सेक्टर हैं, वेस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है और मिडिल सेक्टर है। एलएसी हम दिखा रहे हैं कितने किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर की एलएसी है जो भारत और चीन को अलग करती है। हालांकि एलएसी और जो खासतौर से मैकमोहन लाइन है इसे कंसीडर नहीं करता। चाइना की लाइन ऑफ क्लेम जो है ये है, ये चाइना की लाइन ऑफ क्लेम है जिसमें चीन ये कहता है कि अक्साई चीन उसका हिस्सा है। अब इसमें अलग अलग सेक्टर के कितने किलोमीटर की लाइन है, अब आप ये समझें। वेस्टर्न सेक्टर 2152 किलोमीटर, मिडिल सेक्टर 625 किलोमीटर और ईस्टर्न सेक्टर यानी जब आप आते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जब आप आते हैं सिक्किम की तरफ, वहां से लगती हुई चीन की सीमा 1140 किलोमीटर। मिडिल सेक्टर वाली जो सीमा है यानी उत्तराखंड और हिमाचल से लगी हुई, ये 625 किलोमीटर और अक्साई चीन के साथ जो लगी हुई सीमा है ये 2152 किलोमीटर की है। मैकमोहन लाइन नहीं मानता चीन। मैकडॉनल्ड लाइन का क्या रहस्य है, आगे बताएंगे। चाइना की लाइन ऑफ क्लेम ये है जो लाल रंग आपको नजर आ रहा है, ये चाइनीज लाइन ऑफ क्लेम है और ये जॉनसन लाइन है। एक जमाने में इसे एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने ऐसे ही यूं ही मैप रख करके इसे खींच दिया था। जॉनसन लाइन भी कभी भी चीन ने नहीं मानी, मैकमोहन लाइन भी चीन ने नहीं माना। मैकडॉनल्ड लाइन को लेकर के चीन ये कहता रहा कि हाँ ठीक है, मैकडॉनल्ड लाइन को मान लिया जा सकता है। एक जमाने में ये बात कही गई थी। कर्नल टीपी त्यागी हैं क्या मेरे साथ में? कर्नल टीपी त्यागी के पास में चलते हैं। कर्नल टीपी त्यागी, क्या है ना, इतिहास को समझे बिना भारत और चीन के बीच जो भी चल रहा है इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। मॉस्को में बैठ जाएं, चुशूल में बैठ जाएं, मोल्डो में बैठ जाएं, किसी भी मुल्क में बैठ जाएं, भारत में बैठ जाएं, चीन में बैठ जाएं। अब मुझे ये समझाइएगा, चाइना का लाइन ऑफ क्लेम एक है और भारत की तरफ से मैकमोहन लाइन का क्लेम एक है। आपको लगता नहीं कि अब ये वक्त आ गया है कि दोनों के बीच की जो बॉर्डर लाइन है इसे डिफाइन किया जाए? डिफाइन करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? डिफाइन किए जाने का रूट मैप कर्नल टीपी त्यागी क्या हो सकता है? देखिए सर, 1960 में बाकायदा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तय किए गए थे और 10-20 नहीं 40 मीटिंग हुई थी। बीजिंग में हुई थी, रंगून में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। उसे हिंदुस्तान और चाइना दोनों के अधिकारियों ने साइन किया था, उसको नहीं माना। लेकिन ये प्रॉब्लम तो सब भारतवर्ष ने खड़ी की है। 1993 की जो पहली संधि थी उसमें एक सेंटेंस था, बोथ साइड विल रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग एलएसी। तो चाइना ने कहा कि इसमें से एग्जिस्टिंग और हटा दीजिए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा जो आज्ञा आका दी, उन्होंने हटा दिया एग्जिस्टिंग वर्ड। इसका मतलब हमने प्रॉब्लम को अपने आप जन्म दे दिया।
कि चाइना को मौका दे दिया कि वो एग्जिस्टिंग एलएसी ना माने और इसको तोड़ता रहे। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, अब आवश्यकता है कि मैप बनाए जाए और एक्सचेंज किया जाए एक दूसरे के साथ और उनको साइन किया जाए, वरना भारतीय इतिहास से अगर हमने ये सबक नहीं लिया तो ये आज की प्रॉब्लम। चलिए एक आखिरी सवाल के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास में चलता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, नीचे एक पट्टी चल रही है जिसमें लिखा हुआ है एलएसी पर युद्ध तय। क्या अगले 48 घंटे में एलएसी पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कर्नल शैलेंद्र? चलिए कर्नल शैलेंद्र, अच्छा मेजर मोहम्मद अली शाह हैं मेरे साथ में। मेजर मोहम्मद अली शाह बोल सकते हैं आप? जी देखिए, एक ही बॉर्डर ट्रीटी है जो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, वो है 1842 की ट्रीटी ऑफ चिशूट। इसके अलावा 4 जुलाई 1914 में शिमला पैक्ट साइन हुआ था, जहां पे एक स्मॉल स्केल मैप से और एक थिक लीडेड पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की गई थी, चाइना और इंडिया। अब स्मॉल स्केल मैप पे था वो, और किया जाए, और एक थिक लीडेड पेंसिल पे था। तो जाहिर सी बात है अगर हम ऑन ग्राउंड जाते हैं तो ओके ठीक है, आपको माफी के साथ में रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बार बार ये कमांड आ रही है कि मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल टीपी त्यागी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती समय देने के लिए। भारत ने कह दिया है बिल्कुल दो टूक कि अगर एलएसी पर हिमाकत की तो इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।